नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। रघुनंदन प्रसाद शर्मा, यह नाम एक अभियंता का है, इंजीनियर का है। इस कार्यक्रम की पहली कड़ी हमने आज से एक दिन पहले यानी शनिवार को दिखाई थी। आज उसकी दूसरी कड़ी आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि पैसे की ताकत क्या होती है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक अभियंता मास्टर माइंड में तब्दील हो जाता है। वो कबूल करता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन सिस्टम में उसकी पैठ कितनी गहरी है कि जिसे एफआईआर करके और जिसे जेल के अंदर करना चाहिए, सिस्टम उसे लगातार प्रमोशन पर प्रमोशन देता रहा। मैं फिर यहां बैठ करके बोल रहा हूं कि पेयजल स्वच्छता विभाग का अभियंता प्रमुख कौन बनेगा, एक रत्ती भी हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक भ्रष्टाचारी को इनाम कैसे दिया जा सकता है। एक भ्रष्टाचारी जिसने इस राज्य के हक को मारा है, इस राज्य के लोगों के हक को मारा है, उसे लगातार प्रमोशन कैसे मिल रहा है और उसके सर पर हाथ किसका है। यही सवाल पूछूंगा कि रघुनंदन प्रसाद शर्मा किसके दुल्हरुआ हैं, और डंके की चोट पर पूछूंगा। ये तमाम बातें करूंगा डंके की चोट पर। रघुनंदन प्रसाद शर्मा कहने को तो बस पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता हैं, सीडीओ, लेकिन सिर्फ मुख्य अभियंता नहीं है, बल्कि दुल्हरुआ भी हैं। दुल्हरुआ किसके? दुल्हरुआ पेयजल स्वच्छता विभाग के। दुल्हरुआ क्यों? दुल्हरुआ इसलिए क्योंकि लगातार आरोपों के बावजूद इनके प्रमोशन की तैयारी है। भाई, लगातार जिस पर आरोप हो रहे हैं, आरोप लगभग सिद्ध हो चुके हैं। एक विभागीय जांच कमेटी बनती है, कमेटी कहती है कि नहीं, इन्होंने गलती की है। इसके बावजूद एफआईआर से इनके नाम को बाहर रखा जाता है और बाकियों को फंसा दिया जाता है। बाकी जितने लोग हैं जो उस घोटाले में हैं, सबके ऊपर आरोप हैं, लेकिन इनको आरोप मुक्त कर दिया जाता है। तो भाई, हम तो कहेंगे ना कि दुल्हरुआ हैं, हम तो कहेंगे ना कि लुलुआ हैं, हम तो कहेंगे ना कि बबुआ हैं। क्यों कह रहे हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए, समझिए पूरे मामले को। घोटालेबाजों को मेवा मिलेगा, ईमानदारों को ठेंगा मिलेगा। धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। बता सकता हूँ, जो कहना था वो हो गया। मतलब पैसा आ गया है, लेकिन उसको कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, ये गलत है। आपने कहा ना कि आपके यहाँ 30 लाख आया है, 30 लाख गलत है। क्या कितना? 29 लाख है, 28 लाख। कोई मतलब ही नहीं। अब हमारे पास रघुनंदन जी उसके साक्षात। हाँ तो है, तो अब मैं क्या कहूँ साक्षात का, फिर मैं उसका दूसरा क्या कहूँ। वो तो जो साक्षात है, तो साक्षात को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभियंता प्रमुख के रेस में नहीं रहता हूँ, न पहले था, न अभी भी हूँ, और भविष्य में भी नहीं रहूँगा। क्योंकि अभियंता प्रमुख का जो पद है वह चीफ इंजीनियर का ही पद है। मैं एक नियमित चीफ इंजीनियर हूँ, मेरे सैलरी में कोई हाइक नहीं होना है। लेकिन टेंडर्स, रघुनंदन नहीं चाहते कि वो अभियंता प्रमुख बने। खुद बोल रहे हैं, हम किसी अभियंता प्रमुख की रेस में नहीं हैं, पर पता नहीं कौन है जो इनको जबरदस्ती अभियंता प्रमुख बनाना चाहता है। रघुनंदन प्रसाद शर्मा पर घपले का आरोप है। आरोप पर जांच कमेटी ने मुहर भी लगा दी। रघुनंदन पर कार्रवाई की अनुशंसा भी हुई, लेकिन रघुनंदन प्रसाद शर्मा को तरक्की मिली। रघुनंदन प्रसाद शर्मा खुद भी कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने घूस ली थी। अब देखिए, अब तो कैमरा नहीं ऑन है। अब ये बताइए, तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है? ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है? 30 लाख कैसे आपके बेटे के अकाउंट में चला है? हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है ना। मंशा सबकी तो अलग अलग है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपसे मैं कुछ कहा कि भाई आप, हम समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है, हमको जरा सा 500 रुपया देते दीजिए, वो मैं आपसे ले लिया, और जैसे ही कल मेरे पास पैसा आ गया, हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है।
लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब बता उसमें कहीं कुछ ऐसा फिजिकली लिया था आपने? हाँ, वो जो भी मदद लिया था वो सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है, अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है, तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर दूसरा जमशेदपुर। मैं जमशेदपुर में था, आदित्यपुर में मेरे दूसरे करीब थे, तो वो दोनों जगह काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, फिजिकली जो आप मदद लिए थे, फिजिकली जो मदद लिए थे आप, वो मैं एग्जाम्पल दिया, तो बोले हुआ था कि नहीं हुआ था? ये हम इसी के तय में जाना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा, अमाउंट कम था? अमाउंट बहुत ही कम था, और वो सब कहीं कुछ नहीं है। कितना हो? लेकिन इन सब के बीच कार्रवाई हो ही नहीं रही, उल्टा सिर्फ प्रमोशन हो रहा है, पेड़ा मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। यदि वो दागी होगा तो सरकार को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इससे सरकार की बदनामी होती है, और ऐसे लोगों को अगर दागी है तो बिल्कुल इतने महत्वपूर्ण पद पर अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य में भ्रष्टाचार जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा ऊंचे स्थान पर जाएगा। इंजीनियर चोरी करेगा तो इंजीनियर चीफ बन जाएगा, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा तो चीफ इंजीनियर। लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया इस राज्य में जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उन पर तो FIR होने चाहिए, कई मुकदमे उसमें दर्ज होने चाहिए। मैं आपसे भी आवेदन करता हूँ न्यूज़ 11 से कि इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक आप पहुंचाइए, अंतिम मुकाम तक न्यूज़ 11 लड़े। इसका भी हम सब लोग विचार करें कि सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, न्यूज़ 11 दोनों मिलकर इस लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाए। ये सरकार भ्रष्टाचार की पोषक ही सरकार है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो अलग अलग मुद्दों को हवा दे रही है। और इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य का विषय नहीं होगा अगर यदि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, PIL है, उनको यदि मुख्य अभियंता बना दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा इस कंडीशन पे, क्योंकि राज्य के मंत्री ये चाहते हैं कि उनके जो भी लस्ट है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उसको फुलफिल करने वाला कोई व्यक्ति आए। और फुलफिल कौन करेगा? तो इसी तरह का भ्रष्टाचारी व्यक्ति ही पूरा करेगा, और इसी के नियत से ही वो ये सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी उम्मीद है कि जब आपके न्यूज़ चैनल ने, जो झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यह संचार माध्यम है, इस चैनल के माध्यम से जब आपने इस विषय को उठाया है तो मुझे लगता है उनको जरूर उनकी चिंता बढ़नी चाहिए और वो देखें, और अगर उसके बाद भी वो बनाते हैं तो फिर सदन के अंदर भी उनको जवाब देना होगा। रघुनंदन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम पर आम आदमी का विश्वास बना रहना बेहद जरूरी है। अगर घपला करने वालों को ऐसे ही तरक्की पर तरक्की मिलेगी तो लोग तो बोलेंगे ही कि हुजूर क्या सच में पैसा बोलता है। धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ध्यान से सुनिएगा, आवाज सुनाई देगी, पैसा बोलता है। और कैसे बोलता है? खन खन खन, वो खनखनाहट रघुनंदन जी के आसपास आपको बहुत सुनाई देगी। हो सकता है कि न्यूज़ 11 भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद ऐसा हो सकता है, मैं हो सकता हूं की बात कह रहा हूं, कि भाई जिन लोगों का हाथ रघुनंदन प्रसाद शर्मा पर है उनका दीदा का पानी नहीं सूखा हो। हमारे यहां झारखंड में दीदा का पानी ही कहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको शर्म आए थोड़ी बहुत, तो भाई दीदा का पानी नहीं सूखा हो सकता है कि अभियंता प्रमुख ना बने, लेकिन क्या इससे कहानी खत्म हो जाएगी?
ये लड़ाई उनके अभियंता प्रमुख बनने और नहीं बनने की है ही नहीं। ये लड़ाई इस सिस्टम को चींटी काटने के लिए है। चींटी इसलिए काटना है कि भाई कोई भ्रष्टाचारी आपका दुलरुआ कैसे हो सकता है, उसको आप लल्लो चप्पो कैसे कर सकते हैं। अरे भाई, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिसकी जगह होटवार में होनी चाहिए, आप उसको प्रमोशन देने की तैयारी करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा गुरु? ये तो नहीं चलेगा। कम से कम हमारे रहते, न्यूज़ 11 भारत के रहते, तो क्या है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मेरे साथ मेरा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ अमित कुमार सिंह, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 11 भारत के जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजीव रंजन, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सरोज सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अमित सिंह जी के पास आ रहा हूं। पूरे मामले को एक बार फिर से वापस लिए चलते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर में एक अवैध निकासी होती है अमित जी। उस निकासी का सूत्रधार कहा जाता है कि भाई यही है, साहब है। एक बाकायदा जांच होती है, जांच कमेटी बनती है। पूर्वी सिंहभूम के जो डीसी होते हैं वो जांच की रिपोर्ट में अनुशंसा भी करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डीडीसी भी होते हैं उस जांच समिति में, सब चीज होती है, ठीक है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर में एक्चुअली रघुनंदन जी का नाम ही नहीं होता है। रघुनंदन जी कितने बड़े रघुनंदन है असल में, ये तो मतलब समझा जा सकता है कितना बड़ा घोटाला, लेकिन आज तक एफआईआर में रघुनंदन प्रसाद शर्मा का नाम ही नहीं है। सबसे गजब की बात यह है कि अब तैयारी उनको अभियंता प्रमुख बनाने की है, थी जो भी है, जो हमारे पास खबरें थी कि भाई उनको अभियंता प्रमुख की रेस में थे। वो खुद कह रहे हैं भाई मैं बनना ही नहीं चाहता, और सिस्टम बोल रहा है ना आपको बनना ही पड़ेगा, आपको मेरी कसम है। देखिए ये सिस्टम नाराज हो जाएगा, आप अभियंता प्रमुख बनेंगे नहीं तो। मतलब कौन सा ऐसा कर्ज है जो ये सिस्टम रघुनंदन प्रसाद शर्मा का चुकाना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूज़ 11 भारत के स्टिंग ऑपरेशन में वो कबूल कर रहे हैं कि भाई 3 लाख रुपए मैंने लिए थे। भाई 3 लाख रुपए लोगों को हमने दिखाया स्टिंग ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए हमारे तरफ से बोला जा रहा था कि नहीं आपने 30 लाख रुपए लिए, तो कहना ना लिए तो मैं देखिए लेकिन कम लिए हैं। अब फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि देखिए कैसे जरूरत है, मान लिया एग्जाम्पल भी उन्होंने बढ़ा दिया, बोला कि 5 करोड़ रुपए का मुझे जरूरत है। 5 करोड़ रुपए को हलवा बना दिया उन्होंने कि 5 करोड़ रुपए का जरूरत है, तो हमने आपको बोल दिया कि 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमें जरूरत है, हमने ले लिया। अरे भैया, अभिषेक भारती को अगर जरूरत होगी तो अभिषेक भारती अपने अकाउंट में पैसे मंगाएगा ना, अपनी बेटी के अकाउंट में थोड़ी पैसे मंगाएगा। ऐसा कैसा उधार होता है जो अपने बेटी के अकाउंट में मंगाया जाता है, और उस उधार को इन्होंने चुकाया तो किस किस तरह से चुकाया कि नहीं चुकाया, ये तमाम चीजों की भी तो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि एक ही घोटाले के कितने सारे आरोपी हैं जिन पर आरोप दायर हुआ, लेकिन जादू का डंडा सिर्फ एक ही आदमी पर कैसे चला गया? 7 महीने के अंदर रघुनंदन प्रसाद शर्मा जो है वो आरोप मुक्त हो गए, वो भी उस एफआईआर का हवाला देकर के जो कि पूरी जांच टीम की रिपोर्ट से पहले वो एफआईआर दर्ज हुई थी। जो जांच टीम ने रिपोर्ट की है उस रिपोर्ट को आधार नहीं बनाया गया। मतलब किसी ने मान लिया था कि ना रघुनंदन जी को हमको आरोप मुक्त करना ही है। अमित जी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बताइए। जी भारती, ऐसा है कि एक बिष्टुपुर थाने में 2014 में केस नंबर है उसका 101 एक मामला दर्ज होता है, जिसमें बताया गया है कि फर्जी चेक के माध्यम से 2 फर्जी चेक और फर्जी कार्यपालक अभियंता बन के हस्ताक्षर करके 2 चेक से 68 पॉइंट कुछ पैसे निकाले गए। 68 लाख रुपए कुछ पैसे 59,000 रुपए निकाले गए। ये वहाँ एफआईआर होता है। एफआईआर करवाने वाले कौन है? रघुनंदन शर्मा जी। अच्छा, खुद एफआईआर करवाया है उन्होंने? उनके आदेश पर ही काशीनाथ और राजेश कुमार के विरुद्ध में एफआईआर हुआ बिष्टुपुर थाने में। ठीक है। तो जब ये सूत्रधार थे, इनके आदेश पर एफआईआर हुआ, तो पहला सवाल कि क्या कोई व्यक्ति एफआईआर में खुद का नाम देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जब विभागीय जांच इसकी शुरू हुई, एफआईआर होने के बाद 3 जांच हुई। एक पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने की, एक महालेखाकार एजी ऑफिस ने की, एक 3 सदस्यीय कमिटी जिसमें विशेष सचिव जब्बार सिंह थे पेयजल विभाग के, ऐसे लोग 3 सदस्यीय टीम ने पाया कि ये तो भैया यहाँ अवैध निकासी हुई है, और योजनाबद्ध तरीके से काशीनाथ कुमार रघुनंदन शर्मा की मिली भगत से काशीनाथ कुमार ने राजेश कुमार के नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके इतने पैसे की निकासी की है। ये जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बोल दिया जाता है। और जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, विभागीय कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अब उस जांच रिपोर्ट को जांच पदाधिकारी कैसे गौन करते हैं ये तो वही बता पाएंगे।
उन्होंने अपने जो जांच पदाधिकारी, अभी इधर 2007 महीने पहले जो जांच पदाधिकारी ने समीक्षोपरांत पाया कि रघुनंदन शर्मा जी का कहीं भी एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में नाम कब रहता? जब विभागीय पहल होती, जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग उस जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर करवाता, तो जरूर नहीं 100% रघुनंदन शर्मा का नाम जाना मतलब उसमें लाजमी था। जब ये नाम इनका नहीं गया, तब काशीनाथ कुमार की पत्नी, जिनका नाम है रमावती देवी, उन्होंने जमशेदपुर एसएसपी को 2 बार पत्र लिखा है। अच्छा। एक पत्र लिखा 19/12/2021 को, एक पत्र लिखा है 14/4/2017 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पति को फंसाया गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा ये पूरे षड्यंत्र करके घोटाले को अंजाम दिया गया है, पैसे की निकासी की गई है, उनका नाम कहीं भी नहीं है। कौन है वो व्यक्ति? रघुनंदन प्रसाद शर्मा। ये रमावती देवी के द्वारा जो वहां की चिट्ठी लिखी है उन्होंने। हाँ, ये चिट्ठी लिखी है, अपने पास ये चिट्ठी भी है, दोनों डेट की जो चिट्ठी है, उन्होंने सारी जांच रिपोर्ट लगाई है। उस महिला ने अपने पति को बचाने के लिए या अपने पति का पक्ष रखने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन उस महिला की पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। रघुनंदन शर्मा को क्लीन चिट दे दिया गया। अब काशीनाथ के ऊपर एफआईआर हो गया। अब उनके ऊपर सुन रहे हैं कि जेल जाने की नौबत है। अब उनकी पत्नी परेशान है कि ये पैसा तो हमने निकाला नहीं। तो भैया, ये पैसा जब निकला तो गया कहाँ? अब तो सवाल ये उठ रहा है। अब तो काशीनाथ का कहना है कि ये हमने पैसा नहीं निकाला है, ये राजेश कुमार किसी व्यक्ति के द्वारा पैसा निकाला गया। अब वो राजेश कुमार कौन था? उसको विभागीय चेक कहां से मिला? वो कैसे कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर कर दिया, जबकि वहां पर रघुनंदन शर्मा की देखरेख में सारा विभाग था, सारा प्रमंडल था। ऐसे में वो चेक कैसे किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है भारती जी, और अपने आप में जांच का विषय है कि विभागीय चेक कोई फर्जी व्यक्ति कैसे काट दिया। क्योंकि एक चेक कटता है तो उसकी जानकारी रोकड़ मल तक से लेकर के सारी जगह जाती है, ट्रेजरी तक जाती है, तब वो पैसे की निकासी होती। लेकिन यहां पर तो साहब फर्जी चेक काट के 68,69,000 रुपए निकाल लिए गए। उतना ही नहीं हुआ, उसके बाद 3 जांच हुए। तीनों जांच में साबित हो गया कि फर्जी कार्यपालक अभियंता बनके राजेश कुमार ने इतने पैसे की निकासी की है। इस निकासी के सूत्रधार रघुनंदन प्रसाद शर्मा है, मगर उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती है। अचानक से एक शिकायत विभाग में पहुंचती है 27/4/2021 को कि साहब रघुनंदन शर्मा के खिलाफ ये कार्रवाई है। इस पे क्या अद्यतन स्थिति है? विभाग फिर से उस संचिका को खोलता है रघुनंदन शर्मा प्रसाद से संबंधित, और उस समीक्षा में जांच पदाधिकारी, अब तो न्यूज 11 भारत ये भी जानना चाहेगा कि विभाग के ऐसे कौन से जांच पदाधिकारी हैं कि जिनके आंख के सामने वो आरोप पत्र भी नहीं आया और उन्होंने लिख दिया कि इनका कहीं एफआईआर में नाम नहीं है, इनको आरोप मुक्त किया जाए इस आधार पर। और साहब आरोप मुक्त भी हो जाते हैं, शाम में आरोप मुक्त होते हैं, एक दिन के बाद इनकी संचिका जो है अभियंता प्रमुख बनाने के लिए ऊपर की ओर अग्रसर कर दी जाती। भारती, वाह। सरोज जी, कैसी लगी कहानी? मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। बीजेपी को कैसी लगी? बीजेपी तो रोज यही कहानी सुन रहा है सरकार का, तरह तरह के। ये तो माने ये कड़ी दर कड़ी है। आप ही के चैनल में कड़ी दर कड़ी आते रहते हैं। इस तरह के जो है कलाबाज लोग जो है कलाबाजी करके किस तरह से झारखंड को चूना लगा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कलाबाज की कलाबाजी आप भी दिखाते रहते हैं, हम लोग भी उठाते रहते हैं। इस पर एक दिन और पहले भी चर्चा हुई है, कई दिनों हुई है। मेरा सवाल ये है कि डमरू कौन बजा रहा है जिसमें कलाबाजी चल रहा है? देखिए, एक बात, सरकार में बैठे बिना आप समझ सकते हैं कि सरकार में उच्च पदस्थ पर बैठे बिना लोग के इशारे की ये काम हो नहीं सकता। सरकार जो इनको अभियंता प्रमुख बनाना चाहते हैं, वही उन्हीं के इशारे पर इनको नाम बाहर करने की तैयारी होगी कि भाई इनको एकदम पाक साफ कर दिया जाए जो है। और पाक साफ करने के लिए उनके बिना इशारे का ये सब कैसे हुआ होगा? और जितना जगह मिला होगा तो उनको लिख पढ़ करके पाक साफ कर दिए। अब जितनी कहानी है और जितने दिनों से आप दिखा रहे हैं, जितनी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, एक दिन इस पर पहले भी बहस हुई है, अब तक तो इन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए। सरकार को इन पर कार्रवाई के लिए लिखना चाहिए, लेकिन सरकार चुप्पी मारे हुए है, क्योंकि सरकार सोच रही है कि मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाए, उसके बाद हम इनको अभियंता प्रमुख बना देंगे। और उसके बाद जो भारत सरकार का जल जीवन मिशन का जो घर घर नल जल की योजना
आई है उसमें हजारों हजार करोड़ रुपए 1200 आने करोड़ वाले रुपए आएंगे, हैं, हाँ। उसके मालिक हो जाएंगे, उसका आराम से जो है लूट को अंजाम दिया जाएगा। इसीलिए इनको अभियंता प्रमुख बनाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं सरकार में बैठे लोग, बिना सरकार में उच्च पदस्थ पर बैठे लोगों के बिना ये नहीं हो सकता है। और सारे लोग मिले हुए हैं इसमें, और मिले हुए हैं। तो मैं वही कह रहा हूं फिर मैं आपको कि जब ये उनको लग रहा होगा, अभी तो चर्चा चल रही थी कि एक आध दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन आप दिखा रहे हैं चर्चा हो रही है, तो वो लोग इंतजार कर रहे होंगे थोड़ा न्यूज 11 भी कम बंद कर दे दिखाना, और वो इसका मामला ठंडा बस्ता में पड़ जाए तो हम लोग प्रमोट कर देंगे। इसी की तैयारी होगी। मैं राजीव जी के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, सारी बातें आप सुन रहे हैं माफ कीजिएगा, सारी बातें आप सुन रहे हैं। सरकार का एक अंग है, मतलब जो संगठन सरकार में, उस संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है राजीव रंजन जी। मतलब बड़ा अजीब लगता है सर, अजीब तब लगता है कि जिसको असल में जेल में होना चाहिए उसको किस तरीके से सेटिंग गेटिंग करके। देखिए, मैं सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं सवाल इस पूरे सिस्टम पर तो उठाऊंगा सर। सरकार पर इसलिए नहीं उठा रहा है कि भाई एक सरकार हो तब ना, मैं तो हर सरकार में यही स्थिति देखी है, सिस्टम तो वही काम करता है, लेकिन क्या सरकार सिस्टम की गुलाम हो जाती है या सिस्टम सरकार का गुलाम होता है? आखिर क्या होता है? मतलब ऐसे भ्रष्टाचारियों को कैसे लगातार पोषण मिलता रहता है? राजीव रंजन साहब। कुपोषण नहीं मिलता है, ये तो पोषित हो रहे हैं, ऐसा लगता है आपके पूरे स्टोरी को सुन करके। संगठनात्मक गतिविधियों के कारण मैं आपके पिछली चर्चा जिसका उल्लेख भाई सरोज सिंह कर रहे थे कि पहले भी चर्चा हुई है, तो मुझे इस विषय में जानकारी नहीं था। अभी शाम में ही आपके चैनल से फोन आया तो मैंने बोला कि बिल्कुल मैं भाग लूंगा, लेकिन मैंने एक उम्मीद भी की थी कि मैंने जो आग्रह किया था वो दिख नहीं रहा है आपके फ्रेम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा जो स्टोरी है उसकी पूरी जानकारी लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं कोई भावना व्यक्त करूंगा। मामला 2014 का दिख रहा है जैसा आप दिखा रहे हैं, और उस 2014 के बाद तक मुझे अमित जी से ये जानकारी चाहिए कि ये किस किस पद पर रहे और वर्तमान में किस पद पर थे, किस सरकार में। उसके बाद चूंकि ये एफआईआर हुआ, पहला तो प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि अगर फर्जी चेक है या चेक गायब होने के बाद उनके यहां से चेक कटा, तो क्या चेक गायब होने की एफआईआर हुई क्या? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? उसके बाद ये किस किस पद पर रहे 2014 से 2019 तक? उस समय किनको लल्लो चप्पो किसने किया, किसने कहां बैठाया, ये भी थोड़ा सा मैं जान समझ लूं, तो उसके बाद मैं खुल करके चर्चा करूंगा। तो मैं अमित भाई से चाहूंगा, चूंकि वो पूरा अनुसंधान उन्होंने किया है, तो मुझे जरा समझा दें कि 2014 से 2019 तक वो कहां थे, और 2021 की जो अभी विभागीय कार्रवाई की चर्चा कर रहे हैं हम उस पर बाद में आएंगे। चलिए अमित जी। ऐसा है कि मैं राजीव रंजन सर को मैं बता दूं कि ये 2014 में कार्यपालक अभियंता के रूप में जमशेदपुर प्रमंडल में थे। ठीक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जमशेदपुर प्रमंडल में पदस्थापित थे। ये वहां पर जो यहाँ जांच रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि इनका जो कार्यकाल था रघुनंदन प्रसाद का, वहां 8/7/2011 से 27/12/2013 तक था कार्यपालक अभियंता के रूप में। इसके बाद ये सारी जो चेक कटे हैं, एक ही 2 चेक का तो जांच में जिक्र है, लेकिन जो अपने पास स्टेटमेंट आया है वो जांच का विषय है। इसमें कई निकासियां हुई हैं, लगभग दर्जनों निकासियां हैं जो हम लगातार स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। उसके बाद रघुनंदन प्रसाद शर्मा जी जमशेदपुर में 2015 में इनको अधीक्षण अभियंता बनाने के लिए फाइल बढ़ती है विभाग में। उस समय के तत्कालीन सचिव इनके अधीक्षण अभियंता पद पे रोक लगा देते हैं कि साहब आप पे एक गंभीर आरोप है, आप अधीक्षण अभियंता नहीं बन सकते। ये जमशेदपुर में रहते हैं। उसके बाद अचानक जब वो सचिव चले जाते तो अगले स्थापना में ये अधीक्षण अभियंता बन के रांची आ जाते हैं। अगले स्थापना में मतलब और 2015 की 2019 में ये कब हुआ था स्थापना? 2016 में हुई थी स्थापना। 2015 में इनके प्रमोशन पे रोक 2016 में हुई थी राजीव जी। 2016 में स्थापना हुई। उसके बाद ये अधीक्षण अभियंता बने और 2019-20 में ये मुख्य अभियंता सीडीओ बनाए गए। मुख्य अभियंता सीडीओ बना करके अभी रांची में पदस्थापित है। ये जो सीडीओ है अपना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का डोरंडा में इसका ऑफिस है, चीफ ड्राइंग ऑफिस जिसको बोलते हैं, वही इसमें अभी मुख्य अभियंता के रूप में है और रेगुलर मुख्य अभियंता है। सबसे बड़ी विडंबना है कि ये मुख्य अभियंता जो झारखंड में 5 होते हैं,
इन पांचों में से ही एक रेगुलर मुख्य अभियंता अभियंता प्रमुख बनता है। उसमें सीनियरिटी देखी जाती है, आरक्षण के सभी कैटेगरी देखे जाते हैं। लेकिन आप विस्तृत हम तो बोलेंगे कि राजीव रंजन जी सरकार में है, मेरा आग्रह होगा कि ये अपने दल से बोले, अपने सरकार से बोले और इसकी विशेष जांच कराएं, तब पता चलेगा कि इस प्रमोशन में नहीं आरक्षण नीति का पालन हुआ है। राजीव जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही। राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार देखा जाए पीसीआर प्लीज। राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं फिर आपको बताऊंगा राजीव जी, मैं तमाम चीजें आपको फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार कनेक्ट करें। अमित जी, तो ये जो अभी अभियंता प्रमुख बनाने के लिए जो स्थापना की बैठक हुई, अच्छा ये सबसे बड़ी विडंबना है कि न्यूज़ 11 की पड़ताल में यह भी बातें सामने आई कि जो स्थापना की बैठक हुई और इनकी संचिका ऊपर भी बड़ी गोपनीय तरीके से बढ़ी। अच्छा, ये संचिका विभाग में भी इसकी अंदर ही अंदर चर्चा है। आज मैं नेपाल हाउस में इससे संबंधित कई लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि उनकी संचिका पहुंची है, लेकिन अभी तक उसमें कोई हस्ताक्षर या किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। न्यूज़ 11 की पहल के बाद सिस्टम भी थोड़ा सतर्क हुआ है। जो सिस्टम जिस सिस्टम में फिट होकर अपने आप को फिट करके रघुनंदन शर्मा उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे, वो सिस्टम भी अब सतर्क हो गया है। इस सिस्टम के लोगों ने इनको अभियंता प्रमुख बनाने के लिए सारे आरक्षण, सारी नियमावली की अनदेखी की। ये एक बहुत ही बड़े जांच का विषय है। भारती जी, राजीव जी, देखिए जो बातें शायद आपकी छूट गई वो बात मैं बता देता हूं। जहां तक तो आपने सुना वो सुन ही लिया कि स्थापना समिति की आखिरी बैठक जब हुई थी, अधीक्षण अभियंता के रूप में प्रमोटेड हुआ, उसके बाद फिर रांची बुला लिए गए, जहां पर फिलहाल ये सीडीओ हैं, पेयजल स्वच्छता विभाग के 2019-20 में इनको सीडीओ बनाया गया और अब बहुत गोपनीय तरीके से इनकी फाइल को मुख्य अभियंता बनाने के लिए भेजी गई थी। 2 बार मुख्य सचिव ने इनकी फाइल रिजेक्ट की, लेकिन तीसरी बार फिर से मुख्य सचिव के पास इनकी फाइल को भेजा गया। इनके विभाग में भी नहीं पता चला कि इनकी फाइल को मुख्य अभियंता के लिए बढ़ाया गया है। मतलब स्थितियां ये हैं। हालांकि न्यूज़ 11 भारत लगातार इस खबर को दिखा रहा है, तो अभी तो ये होल्ड में है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंतजार इस बात का हो रहा है कि एक बार हम शांत हुए और फाइल को फिर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। राजीव कुछ बोलना चाह रहे हैं अमित जी? जी ऐसा है कि अभी एक बड़ा मामला सामने आया है। इसमें जो 12/11/2012 से 27/12/2013 तक जो भी रेकड़ बही है वो परमंडल से अब गायब है। 12/11/2011 से ये जब तक इनका कार्यकाल था 12/11/2012 से 27/12/2013 तक, जब तक ये कार्यपालक अभियंता थे वहां परमंडल में, वहां का कोई भी मतलब खाता बही नहीं है, सारा गायब हो गया है। ये पत्र में लिखा गया और जांच रिपोर्ट में ये बातें हैं। देखिए राजीव जी, देखिए बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 और आपको विशेष साधुवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को सामने लाने का काम आप लगातार करते रहते हैं और इसको गति को बनाए रखिए, ताकि समाज के सामने कम से कम ऐसे चेहरे बेनकाब हो सके जो इस प्रकार का तंत्र चला रहे हैं। जी सरोज जी मेरे मित्र हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी मुस्कुराहट को देख रहा हूं। मैंने पूरी स्टोरी को इसलिए सुनने का काम किया कि मामला 2011 के बाद 2014 का था और 14 से लेकर के 19 तक भाई साहब की सरकार थी। मैं किसी का आरोप नहीं, पक्षपात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हम सरकार में जरूर हैं, सरकार का हम समर्थन करते हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं। और हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बेनकाब करने की लड़ाई में हम न्यूज़ 11 या जो कोई भी सामने आएगा उसके साथ रहेंगे। और ऐसे तत्वों को किसी प्रकार का कोई प्रश्रय कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं देने जा रही है, इतना आप निश्चिंत रहें। और मैं आश्वस्त करता हूं और मैं मांग करता हूं, और मैं कल ही इस विषय का इसकी पूरी जानकारी कागजात के रूप में अमित सिंह जी से मैं बात करूंगा और उनसे लेकर के मैं विभाग में अपने संगठन के दायित्व के हैसियत से भी मैं इसकी जानकारी लेकर के लिखूंगा कि आखिर इतना बड़ा वित्तीय अनियमितता का जो मामला है, इस पर जांच और एफआईआर, अगर चेक गायब हुआ तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद इसकी पोस्टिंग कैसे हुई अधीक्षण अभियंता के रूप में और कैसे सीडीओ बनाए गए। और उसके बाद चूंकि अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं, आपके सूत्रों ने बताया होगा कि इसका जो प्रयास है चल रहा है मुख्य अभियंता बनाने का, तो बिल्कुल आप ऐसे तत्वों को बेनकाब करते रहें और ताकि ऐसे तत्व जो है मुख्य अभियंता ना बन पाए। हमारी भी यही मंशा है और मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं एक बार सरोज जी, राजीव जी, अमित जी तीनों बैठे हुए, जनता झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ऐसे चाहे वैसे न्यूज़ 11 ही देखती है। झारखंड की आवाज न्यूज़ 11 ही है।
मैं मेरे पीसीआर के मित्रों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, राजीव जी आप भी देखिएगा, अगर आपके आसपास टीवी लगा हुआ है तो, या फेसबुक पेज पर हमारे आप देख सकते हैं। मैं एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहा हूं। इस स्टिंग ऑपरेशन में आप देखेंगे कि रघुनंदन प्रसाद शर्मा जो है वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ मैंने पैसा लिया है, वो कबूल कर रहे हैं। हमने 30 लाख रुपए बोले, उन्होंने बोला नहीं 30 लाख नहीं है, फिगर बहुत कम है। आप खुद सुनिए भाई, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो बोलेंगे खुद रघुनंदन प्रसाद शर्मा बोलेंगे, और उसके बाद आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पीसीआर प्लीज एक बार स्टिंग सुनाइए। अब ये बताइए तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है, ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है, 30 लाख कैसे आपकी बेटिया के अकाउंट में चला हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है ना, मंशा सबकी तो अलग अलग है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपसे मैं कुछ कहा कि भाई आप, हम समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है, हमको जरा सा 500 रुपया देते दीजिए, वो मैं आपसे ले ही जाऊँ, और जैसे ही कल मेरे पास पैसा आ गया हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब सर्वघाती है, उसमें कहीं कुछ ऐसा फिजिकली लिया था आपने, जो भी मदद लिया था वो सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा थोड़ी है, ऐसा कह रहे हैं। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है, अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है, तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर दूसरा जमशेदपुर। मैं जमशेदपुर में था, आदित्यपुर में मेरे दूसरे कलीग थे, तो वो दोनों जगह काम कर रहा था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा है। अच्छा सर एक बात बता दीजिए, फिजिकली जो आप मदद लिए थे, फिजिकली जो मदद लिए थे आप, वो मैं एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दिया, तो मैंने हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हम इसी के तह में जाना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा अमाउंट कम था, अमाउंट बहुत ही कम था, और वो सब कहीं कुछ नहीं है। कितना हो? तो वो अमाउंट बहुत कम था। फिर हमारे पास कुछ अकाउंट डिटेल्स आई। ये अकाउंट डिटेल्स असल में रघुनंदन प्रसाद शर्मा की पुत्री का था, और इस अकाउंट डिटेल में साफ साफ दिखता है कि काशीनाथ नामक एक शख्स से 3 लाख रुपए इनकी बेटी के अकाउंट में है। अब वो 3 लाख रुपए आए हैं, तो आप ये तो मान नहीं सकते कि एक इंजीनियर, एक अभियंता 3 लाख रुपए अपने से जूनियर से उधार ले रहा है, और अगर उधार लिया है तो फिर रघुनंदन प्रसाद शर्मा को यह साबित करना चाहिए कि भाई उन्होंने इस पैसे को कैसे कैसे वापस किया, कैसे वापस नहीं किया। देखिए इस पूरे इस स्टिंग को देखने के बाद एक बार फिर मैं अपने एसोसिएटेड एडिटर न्यूज 11 भारत के अमित सिंह जी के पास जा रहा हूं। फिर मैं सरोज जी के पास आऊंगा। सरोज जी आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए अमित जी, मैं अब इस जो रघुनंदन शर्मा का कहना है कि वो बहुत कम पैसे थे, अब मैं बता दूं जिस काशीनाथ पर फर्जीवाड़े का आरोप है उसको यूनिसेफ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया था, जिसका वेतन 2011-12 में मुश्किल से 9 से 10 हजार होगा। हाँ। पर एंट्री का पैसा मिलता था। जब ये रघुनंदन शर्मा जी उनके परमंडल में गए तो उसको अचानक से सहायक जिला समन्वयक बना दिया। अच्छा साहब 30 लाख रुपए की बात नहीं है, हम मानते हैं 3 लाख रुपए की बात है, हमारे पास साक्ष्य है। क्या एक डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कर्ज के रूप में 3 लाख रुपए देता है? यह भी बेटी के अकाउंट में। यह तो अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। उस कार्यपालक अभियंता को तत्काल उसके ऊपर जांच बिठा देनी चाहिए, जिसके अकाउंट में 3 लाख रुपए थे, जिस डाटा एंट्री वाले के ऊपर में। मैं नौकरी करता हूं साहब, मेरे 22 साल नौकरी को मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए कभी नहीं रहे। ये रघुनंदन शर्मा जी की ही देन है कि आज वो 3 लाख रुपए इनको दे पाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि ये कर्ज लिए हैं। साहब जिस परमंडल में करोड़ों के काम होते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज है, जानने की चीज है, समझने की चीज है। उन्होंने कैसे यह बोला, ये अपने आप में वो क्या सोच रहे थे, हम लोगों को या तो सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे थे या फिर कुछ दूसरा चीज हम अब बोल नहीं पा रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, डाटा सिस्टम मेहरबान है। हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर से साहब आपने 3 लाख रुपए लिए, जिसका वेतन 9,000 रुपए। आपका वेतन, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तब आपको कर्ज लेने की नौबत आ गई। आपने कर्ज लिया, होता है, समय सबकी परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, लेकिन
आपने कभी तो पैसे वापस किए होंगे, कैश में दिया, अकाउंट में दिया, किस विधि से दिया वो तो न्यूज 11 भारत को बता दीजिए आप, हम वो भी दिखाएंगे, आपके एक एक पक्ष को बताएंगे। आप न्यूज 11 रघुनंदन शर्मा से हम आग्रह करेंगे कि न्यूज 11 भारत के पैनल में शामिल हो, अपने बातों को रखे, अपने बातों को रखे। उनके दूर रहने से भी कई खामियां सामने आ रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो सिस्टम को खरीद चुके हैं ऐसा लोग बोल रहे हैं। न्यूज 11 भारत नहीं बोल रहा है कोई साक्ष्य खरीदने का सिस्टम, लेकिन सिस्टम जैसा काम कर रहा है, लग तो रहा है कि वो रघुनंदन शर्मा जी के ही अनुसार काम कर रहा है। सरोज जी, सारी बातें तो आ ही गई है अब और जनता देख रही है। और एक राजीव भाई ने चर्चा की है, राजीव भाई ने कहा कि हम सारा डिटेल्स अमित जी से लेंगे और सरकार में अपने जो हैं वो बैठे हुए लोग उनसे वो चर्चा भी करेंगे। और ठीक है, प्रवक्ता हैं पार्टी के, कर भी सकते हैं, करेंगे भी। लेकिन राजीव भाई ने एक बात उठा दी, अब उसका जवाब देना तो मुझे जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कब का कब है। अमित जी जरा बताइए, दिक्कत क्या है कि जब भी अभी सरकार पे भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के का जो तांडव मचा हुआ है उस पर जब भी चर्चा करिए तो उस पर बात नहीं करके पिछली सरकारों पर बात होती है। करनी भी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में बता दे जरा, जब इस मामले में उन्होंने कहा कि कब हुआ है और बाद में इसको कौन पोस्टिंग किया, इसको भी देखेंगे हम, और आगे अभी फाइल कैसे बढ़ा उस पर नहीं देखेंगे। उन्होंने नहीं कहा कुछ भी कि कैसे इसको दोष मुक्त कर दिया इस सरकार ने, क्या उस पर नहीं। तो मैं राजीव भाई को बता देता हूं क्लियर कि ये घटना जो है 13 से 14 के बीच में है। उस समय हेमंत सोरेन जी की सरकार थी आपके समर्थन से, और उसके पहले की भी घटना है। 14 महीना तो और है, 2-4-6 महीना और पहले भी होगा। तो उस समय आपके राष्ट्रपति शासन था, आपकी केंद्र में सरकार थी और आपके राष्ट्रपति शासन था 6-8 महीना। तो वो 8 महीना और 14 महीना उनके, वही 2 साल के बीच में एक घोटाला हुआ है। और ये जब सरकार चली गई है उसके बाद का घोटाला का जिक्र नहीं है, उसके पहले का है। और उसके बाद जांच रिपोर्ट आया है 15 में, जिसमें पाया गया है कि ये दोषी हैं। और उसके बाद आपने सुना अमित जी ने बताया, मैं नहीं, अमित जी ने ही बताया कि उनको लिखा है कि भाई इनको कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं दिया जाए। और उसके बाद ठीक है कि आप जैसा कि बता रहे FIR में ही नाम नहीं था, बाद में क्या क्या हुआ। तो बाद में प्रमोशन तो रूटीन वर्क है, हुआ होगा प्रमोशन। और उसके बाद भी आपने सुना कि ये डिजाइन में थे, कहीं कोई पोस्ट पे नहीं थे। तो उस सरकार ने पुरस्कृत नहीं किया। लेकिन आपकी जो मिली जुली सरकार थी, उस सरकार में JMM कांग्रेस और जो उस समय की गठबंधन की सरकार थी, उसी समय घपला भी हुआ। और जब फिर आपकी सरकार आ गई तो आप लोग फिर उसको लीप पोत करके और इनको अभियंता प्रमुख बना करके जो हजारों हजार करोड़ केंद्र के आने वाले हैं, जो नल जल योजना में, घर घर जल योजना में, उस जगह पर उस लूट में बैठाने के लिए फिर आप लोग पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं। तो इस पर जरूर चर्चा आप अपने यहां और अपने सरकार में करिएगा। मैं सोचा कि जरा इसको डिटेल में आपको बता दूं। अमित भाई ने थोड़ा कम बताया, मैं ज्यादा डिटेल में, क्योंकि मेरे पास भी इसकी जानकारी है। एक दिन डिबेट में मैं पहले भी आया था, तो मैं सोचा कि आपको बता दें, तो मैं आपको ये पूरा डिटेल बता दिया। राजीव भाई। राजीव जी, नहीं, अच्छा किया। सरोज जी मेरे मित्र रहे हैं और काफी ज्ञानवर्धक बातें करते रहते हैं, और इन्होंने चीजों को परिष्कृत रूप से सामने रखने का काम किया है। तो मैं भी इनको बताता चलूं कि इनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा और ये बताऊंगा कि अधीक्षण अभियंता के रूप में कैसे पोस्टिंग हुई। और इनके एक व्यक्ति ने, एक सचिव ने लिख दिया कि इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठाया जाए, लेकिन उसके बाद इन्हीं की सरकार में इसकी पोस्टिंग कैसे हो गई, तो वो रूटीन वर्क हो गया। मैंने चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, ये तो चलने वाला नहीं है सरोज जी। मैं इस भ्रष्टाचारी का, अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो मैं इसका समर्थन नहीं, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। धैर्य रखिए ना राजीव भाई, एक सवाल धैर्य रखिए ना। सवाल ले लीजिए। मैं घोटालों की फेहरिस्त अगर गिनाता चलूं ना, सवाल ले लीजिए ना। सवाल नहीं, सवाल मैं तो जवाब दे रहा हूं ना। आपने जितने बाकी रखे तो आप बातें रखिए, आप उसका जवाब तो सुन लीजिए ना। आराम से बोलिए। कैसे 15 से लेकर के अभी तक 19 तक आ गए? नहीं, एक सवाल उसमें चलिए बोल लीजिए, सवाल ले लीजिए ना। उसमें यह सवाल है कि आपके समय घपला घोटाला हुआ और फिर आपकी ये सरकार जो है, हिम्मत वाली सरकार जो है, इनको अभियंता प्रमुख बना रही है।
उस पर भी चर्चा करिए। और जो पिछले वाला में जो मेरे सरकार में अगर गड़बड़ करके इनको कोई किया है तो उनको सस्पेंड करिए, उन पर कार्रवाई करिए। और आप जो अभी पुरस्कृत करने के लिए बढ़ाए हैं उस पर चर्चा करिए। तो उस पर नहीं करके आप जो है बीच वाले सरकार पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उस समय कोई मजबूत जगह के पोस्टिंग में नहीं थे। ये कहना था। हो गया? हाँ, आपकी बातें आ गई कि और कुछ भाषण देना है? नहीं, भाषण तो आप दे रहे हैं, बोलिए। हाँ, चलिए। आपने कहा ना कि आपने जिस फाइल बढ़ाने की चर्चा की तो 2 बार मुख्य सचिव ने फाइल को लौटा दिया, वो अमित सिंह जी ही कह रहे हैं। और अभी इनकी नियुक्ति हुई नहीं, आपको हाइपोथेटिकल ये समझ में आ गया कि इनको बना दिया गया। मैं तो आपके साथ शुरू से हूं, मैं इस प्रकार की बातों का कभी समर्थन नहीं करता हूं, न करूंगा। ये फाइल अभी इनका साइन हुआ नहीं ना, तो फिर आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, इतना क्यों व्यग्र हो रहे हैं? अगर ये व्यक्ति बन जाएगा उस दिन आप मुझसे बात कीजिएगा। अमित जी ने खुद बताया कि मुख्य सचिव ने 2 बार इनका फाइल टर्न डाउन किया, तीसरी बार अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम बैठ गए उस पर भाषण देने लगे। तो भैया 15 से लेकर के 19 तक जो आपने इनको पुरस्कृत करके इनका जो लल्लो चप्पो और महिमा मंडन किया, इनको जो पद दिया, पदोन्नति दी, उसका जवाब तो दीजिए ना। अब लीजिए, जवाब आपसे मांगा जा रहा है, आपके सरकार से, आप पिछली सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप उसको भाई मेरे सरकार में अगर इनको अभियंता प्रमुख बना दिया जाएगा उस दिन मैं जवाबदार हूंगा। हद हो गया। आपके सरकार में घोटाला हुआ, उसका बनाया जाएगा उस दिन मैं जवाबदारी आपकी जरूर सामने बैठ करके आपके एक प्रश्नों का उत्तर दूंगा सरोज जी। अरे राजीव भाई, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का किसी प्रकार का जवाब नहीं होता। नहीं राजीव भाई, आप नहीं, आप जबरदस्ती का थेतरई कीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। नहीं राजीव भाई, आपके सरकार में घोटाला किया, उस पर क्यों बिलबिलाने लगते हैं? आपके सरकार में घोटाला किया, सरकार में इस घोटाला जांच पर पदोन्नति दी ना, इसका कौन किया? आरोप का जांच क्यों नहीं करवाए? घोटाला हुआ, 5 साल बैठ करके पोषण कर रहे थे क्या? आपके सरकार में घोटाला पोषण कर रहे थे क्या ना? आपके सरकार में घोटाला किया, उस पर बोलिए ना। अरे वो व्यक्ति इसके सरकार तो बताइए कि उसको आपने अधीक्षण अभियंता बना करके सीडीओ का कैसे बनने दिया? किसके सरकार में इसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? हवाबाजी में बात मत किया कीजिए। हवाबाजी में तो हमारे यहाँ अगर फाइन बढ़ जाता उस पर सिग्नेचर हो जाता तो आपके सरकार में घोटाला किया, जवाबदारी करते मैं आपके सरकार में घोटाला किया और आप कह रहे हैं इसका पोस्टिंग कौन किया? अजीब तमाशा है। आपके सरकार में घोटाला हुआ, आपकी सरकार पोस्टिंग कर रही है, आप कह रहे हैं इसका बीच में पोस्टिंग कौन किया? मैं बीच में रोक रहा हूं। लेकिन आपने जो पोषण किया 15 से लेकर के 19 तक, उसकी जवाबदारी भाई आप ही के सरकार ने मधु कोड़ा की, आप ही के सरकार मधु कोड़ा की सरकार, आपके आधे मंत्री जेल में है, आधे मंत्री जेल में है। केवल गाल बजाने से नहीं होगा। आपकी सरकार के नेताओं को पकड़िए ना, अगर घपले सत्ता में आपकी पार्टी है तो आपका ये कर्तव्य बनता है इस जांच के तहत तक गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का अपने इस विभाग के संज्ञान में लेकर के आना है। सरोज जी, अगर खरीदने और बेचने में करने वाले लोग आज उंगलियां उठाने बैठे। देखिए, हमारा काम था खबर को लाना, हम खबर को लेकर के आए पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ हम खबर को लेकर के आए। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन साहब, बहुत शुक्रिया सरोज सिंह साहब, बहुत शुक्रिया अमित सिंह साहब। देखिए, रघुनंदन प्रसाद शर्मा साहब और इस सिस्टम से एक ही संदेश है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राजीव जी ने कहा है कि वो इस मामले पर संज्ञान लेंगे। अमित जी, सारे डिटेल्स उनके साथ शेयर कीजिए। राजीव जी आवाज उठाने को तैयार हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको धनबाद के बलियापुर के सीओ साहब से मिलाएंगे जो डीसी का बुखार छोड़ा देते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।